शार्क टैंक इंडिया जब से भारत में लॉन्च हुआ है, इसने कुछ ही दिनों में भारत के अंदर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। यहाँ तक कि पहला सीजन आने के बाद मैंने भी इसके लगभग सारे एपिसोड देख लिए थे, क्योंकि वो बनाए इस तरीके से गए थे कि उनको देखकर कोई भी विश्वास कर लेगा कि हाँ ये सच है और ऐसा ही होता होगा। उनको इस तरह से ड्रामेटाइज करके बनाया गया था कि जो कोई भी इसका एक एपिसोड देख रहा था उसका मन हो रहा था कि इसका दूसरा एपिसोड भी देखा जाए। दूसरा, पूरे देश में इसका प्रचार भी ऐसे किया गया था कि ये भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव लेकर आएगा, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर निकलेगा। लेकिन स्क्रीन पर जितना अच्छा हमको ये लगता है उसकी सच्चाई उतनी अच्छी नहीं है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जो शार्क्स दूसरों की कंपनीज में कमियां निकालते हैं या दूसरों को धंधा बनाने का ज्ञान देते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। शार्क टैंक इंडिया की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई इंडिया का शो नहीं है। ये इंडिया के अंदर एक कॉपीड शो है अमेरिकी बिजनेस रियलिटी टेलीविज़न सीरीज शार्क टैंक का, जो ABC चैनल पर 2009 से शुरू हुआ था। और इस अमेरिकी शो से भी पहले की बात करें तो ये 2001 में जापान में शुरू हुआ शो ड्रैगन्स डेन का, जो मनी टाइगर्स के नाम से शुरू हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस शो के फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है कि 4 से 6 शार्क्स बैठे होते हैं, जिनके सामने किसी एक बंदे को या किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड को उनके सामने पिच करना होता है, जहां उनको अपनी कंपनी की वर्किंग, प्रोडक्ट, सेल स्टेट्स, प्रॉफिट वगैरह सब बताने होते हैं। फिर एक अमाउंट बताना होता है जो वो उन शार्क्स से लेना चाहते हैं, जिसके बदले उन्हें अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा शार्क्स को देना होता है, जिसे इक्विटी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका घर चलाने के लिए आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे से बोले कि मुझे अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो और बदले में मेरे घर का एक कमरा ले लो। लेकिन शार्क टैंक इतना आसान नहीं है जितना हमको ये टीवी पर दिखता है या जैसा इसके बारे में बताया जाता है। इससे जुड़ी कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ना हमें बताया जाता है और ना ही खबरों में आ पाती हैं। देखिए, जब से भारत के अंदर टीवी पर शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ है, तब से कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद आ रहा है, लेकिन जब से आया है तभी से इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो शार्क टैंक इंडिया पर आए कुछ कंपनियों के मालिकों ने ही क्यों ना लगाए हों। अक्षय शाह ये फाउंडर एंड CEO हैं iWeb टेक्नो के। इन्होंने 5 फरवरी 2023 को लगातार कई ट्वीट किए, जिनमें सबसे पहले था कि कल मैं एक फाउंडर से मिला जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 में वहां गया था और उसको 2 शार्क्स से एक डील मिली थी, लेकिन उसके बाद वो शार्क्स उस फाउंडर से कभी मिले ही नहीं और उसके ईमेल का कोई जवाब भी नहीं दिया। इनके अलावा अनमोल शर्मा ये एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने भी 10 जून 2023 को एक साथ कई ट्वीट किए, जिनमें इन्होंने पूरे शार्क टैंक के कच्चे चिट्ठे सबके सामने खोलकर रख दिए। इन्होंने अपने पहले ट्वीट में ही लिखा कि शार्क टैंक इंडिया डिलेड फंडिंग स्कैम। इसके बाद इन्होंने एक एक करके वो सारी बातें बताई जो शार्क टैंक में होती हैं या शार्क्स के द्वारा करी जाती हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छी पिच दी थी और शार्क्स ने उन्हें नेशनल टीवी पर पैसे देने को कहा था, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे शार्क्स पहले टीवी पर एक हैंडशेक डील करते हैं, लेकिन फिर शो को एयर होने का वेट करते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि शार्क टैंक इंडिया एक पूरी तरह से स्क्रिप्टेड शो है और हर देश में ही ऐसा होता है। इसके लिए लोगों से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, फिर शूटिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है और उसके बाद उसको दर्शकों के लिए टीवी पर चलाया जाता है। यानी जो शो या एपिसोड आप आज देख रहे हैं वो आज से कई महीने पहले शूट हो चुका होता है और उसके बाद उसको कई बार रीचेक करने के बाद एक टाइम स्लॉट पर टीवी पर दिखाया जाता है। इस चीज से जुड़ी कई और बातों का जिक्र हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, जो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। लेकिन अभी वापस से अनमोल शर्मा पर आ जाते हैं। इन्होंने आगे कहा कि शार्क्स किसी के भी साथ शूट के वक्त डील कर लेते हैं, लेकिन उसको तब तक पैसे नहीं देते जब तक कि वो शो और वो एपिसोड टीवी पर एयर नहीं हो जाता। और ऐसा करने की वजह यह है कि शार्क्स पहले ये देखते हैं कि टीवी पर लोगों के देखने के बाद इस प्रोडक्ट या कंपनी के फायदे में उछाल आया या नहीं, और शार्क्स सिर्फ उन्हीं कंपनी को अपनी फाइनल की हुई डील के पैसे देते हैं जिनको वो टीवी पर एयर होने के बाद देख लेते हैं कि लोग इसके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या उनकी कमाई में उछाल आ रहा है। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। इसमें सबसे ऊपर है सीजन 1 में आई कंपनी टैग्स, जो स्नैक्स बनाती है। उसके टीवी पर आने के बाद उसकी कमाई में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा ओली लाइफस्टाइल, जिसमें नमिता थापर ने इन्वेस्ट किया था, उसके टीवी पर आने के बाद उसकी मंथली कमाई 10 लाख से बढ़कर 30 लाख से ज्यादा हो गई थी। और इस मामले में सबसे कामयाब कंपनी बनी है स्किपी आइस पॉप्स, जिसके टीवी पर दिखने के बाद उसकी मंथली कमाई 5 लाख से बढ़कर 70 लाख रुपए हो गई थी।
और ऐसी ही एक कंपनी हैमर लाइफस्टाइल थी, जिसको अमन गुप्ता ने लगभग खरीद ही लिया था। उसकी कमाई भी 70 लाख रुपए से बढ़कर 2 करोड़ रुपए पर मंथ हो गई थी। अब अनमोल शर्मा के ट्वीट से एक बात तो क्लियर है कि शार्क टैंक पर आई कंपनियों की टीवी पर आने के बाद कमाई बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बात पूरी तरीके से तो गलत नहीं हो सकती कि शार्क्स उन्हीं कंपनीज की डील फाइनल करते हैं जिन्हें वो देख लेते हैं कि ये कंपनीज अब अच्छी कमाई कर रही हैं। और वैसे भी कोई भी शार्क किसी ऐसी कंपनी में डील क्यों ही करेगा जो या तो उतना ही प्रॉफिट कमा रही हो या जिसको घाटा हो रहा हो। अब आप यहाँ एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि अगर शार्क्स डील करने के बाद उन्हें पैसे नहीं देते तो फिर टीवी पर जो चेक देते हुए दिखाया जाता है वो सब क्या है, क्योंकि वहां तो वो लोग चेक दे देते हैं और बाहर से आए हुए लोग भी चेक लेकर चले जाते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, इसका सच कुछ और है। और इस सच को समझने से पहले आपको एक चीज पर गौर करनी चाहिए, और वो है शार्क टैंक इंडिया का डिस्क्लेमर। इसमें आपको देखना चाहिए जहां पहली लाइन में लिखा है कि ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, और इसी में बाद में लिखा है कि चैनल इस शो के कंटेंट के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी इस शो पर हो रहा है और आपको दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से ड्रामेटाइज है और आपके मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा, इसको समझने के लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। देखो, टीवी पर जो डील होती है उसको हैंडशेक डील बोला जाता है, यानी एक तरह का राजीनामा कि दोनों पार्टियां एक चीज पर राजी हो गई हैं, लेकिन वो डील फाइनल नहीं होती। इसके लिए आपको शार्क टैंक के शो पर वापस लेकर चलते हैं, जहां आपने देखा होगा कि डील होने के बाद शार्क्स एक चेक दे देते हैं और जो लोग अपनी कंपनी के पैसे लेने आए होते हैं वो उसे लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसमें कभी ये नहीं दिखाया जाता कि उस चेक के बदले में जो कंपनी का हिस्सा देना था उसको भी वहीं दिया गया हो। आपको कभी ऐसा नहीं दिखाया गया होगा कि वहां पर कंपनी के पेपर पर साइन किए गए हैं और कंपनी का हिस्सा शार्क को दे दिया गया है, क्योंकि अगर शार्क ने सबके सामने चेक पर साइन करके पैसे दिए हैं तो उसके बदले का हिस्सा तो उसे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चेक दिया जाता है वो एक नकली चेक होता है जो ऑडियंस को एंगेज करने और एक अपील करने के लिए ड्रामेटिकली दिखाया जाता है, जिससे आपको लगे कि जो हो रहा है वो असल में होने लग रहा है। और ऐसा कई जगह किया जाता है ये देखने के लिए ताकि लोगों को असलियत का इल्यूजन होता रहे। जैसे आपने क्रिकेट के मैच में भी देखा होगा कि जब मैच खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैन ऑफ द मैच या सीरीज के लिए किसी एक क्रिकेटर को चुना जाता है और टीवी पर उसको एक बड़ा सा चेक दे दिया जाता है जिस पर पैसों का अमाउंट भी लिखा होता है, लेकिन वो असलियत नहीं होता। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि असली पैसा तो मैच के बाद क्रिकेट बोर्ड को ट्रांसफर किया जाता है, ना कि उस पर्टिकुलर क्रिकेटर को। सेम इसी तरह की प्रैक्टिस केबीसी में भी की जाती है, जहां आपको दिखाया जाता है कि जो भी इंसान वहां से पैसे जीतता है उसको तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां जीता हुआ पैसा शो के बाद ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि उस पैसे पर भारत सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले सभी टैक्स लगाए जाते हैं और सब काट के पैसा दिया जाता है। इसलिए आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी या सुना होगा कि जो लोग वहां 1 करोड़ या 7 करोड़ रुपए जीतते हैं उनको कभी भी पूरे पैसे नहीं मिलते, बल्कि कई सारे टैक्स काटने के बाद एक अमाउंट मिलता है। शार्क टैंक भी उसी तरह का एक शो है जहां सभी चीजें एक स्क्रिप्ट के हिसाब से होती हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि ये शो अमेरिकन शार्क टैंक की कॉपी है, तो हमें एक फोर्ब्स की रिपोर्ट भी पढ़नी चाहिए। 10 जनवरी 2023 को फोर्ब्स ने इनसाइड द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ शार्क टैंक हु द रियल विनर आर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें इन्होंने पूरे शार्क टैंक का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस रिपोर्ट के लिए फोर्ब्स ने शार्क टैंक पर गए कुल 319 में से 237 कंटेस्टेंट से इंटरव्यू किया जो वहां पर डील फाइनल करके आए थे। उन 237 में से 73% लोगों ने कहा कि जो डील शार्क टैंक पर हुई थी या तो वो बदल दी गई या फिर ड्रॉप कर दी गई। करीब 43% लोगों को डील दी ही नहीं गई और 30% की डील टीवी पर जो दिखाई गई थी या एक्सेप्ट की गई थी वो बदल दी गई और सिर्फ 27% डील ही सेम टू सेम फाइनल की गई। अब बात कर लेते हैं इस शो के प्रोडक्शन की, जिससे आपको पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि ये शो कैसे बनाया जाता है और ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है। ये शो शुरू होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से, जहां सबसे पहले आपको सोनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर एक फॉर्म फिल करना होता है, जहां आपको अपने बारे में, कंपनी के बारे में और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एनालिसिस किया जाता है और आपको सोनी के द्वारा एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 की बात करें तो कुल 62,000 एप्लीकेशन आए थे, जिनमें से सिर्फ 198 ही सिलेक्ट किए गए थे
और उन 198 में से भी 67 को टीवी पर डील मिली थी और टीवी के बाहर जो डील कैंसिल हुई होंगी वो अलग है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट होने के बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। इस ऑडिशन में साक्ष नहीं होते, लेकिन शो के प्रोड्यूसर्स होते हैं जो आपको पिच करते हुए देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या आप कैमरा के सामने भी पिच कर सकते हैं या नहीं। यह ऑडिशन एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है कंटेस्टेंट्स के लिए टीवी पर आने की, क्योंकि यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि आप टीवी पर आएंगे या नहीं। क्योंकि इस ऑडिशन का सबसे मेन पर्पस आपकी पर्सनैलिटी चेक करना होता है। अगर आप इस ऑडिशन को क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेलेक्ट मान लिया जाता है और आपको एक फिक्स टाइम पर बुलाने के लिए बोल दिया जाता है। और इसके बाद आता है वक्त आपकी पिच को रिकॉर्ड करने का, जिस दिन आपको सेट पर बुलाया जाता है और पूरा मेकअप करने के बाद एक रिहर्सल भी कराया जाता है, ताकि आप कैमरा पर बोलते हुए डरे ना, या आपको सब कुछ पहले से ही पता हो कि क्या करना है। इसके बाद आपकी पिच रिकॉर्ड की जाती है। तो शार्क टैंक से वापस आए कई कंटेस्टेंट्स ने बताया कि जो पिच आपको 10 से 20 मिनट की दिखाई जाती है उसकी रिकॉर्डिंग कई बार 30 मिनट से 2 घंटे तक की जाती है। यानी शार्क्स और कंटेस्टेंट्स के बीच घंटों तक सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद एडिटिंग में काट कर आपको सिर्फ 20 मिनट का हिस्सा दिखाया जाता है और पूरे नेगोशिएशन के बाद एक हैंडशेक डील की जाती है, जो एपिसोड एयर होने के बाद ही फाइनल की जाती है और उसके बाद ही फंडिंग की जाती है, जिसका जिक्र हम वीडियो के शुरू में कर चुके हैं और जिसको लेकर अनमोल शर्मा ने भी शार्क टैंक इंडिया पर फंडिंग को लेकर स्कैम का आरोप लगाया था। अब ये तो हो गई शार्क टैंक इंडिया के प्रोडक्शन की बात। अब एक बार हमें ये देखना भी जरूरी है कि शार्क टैंक में जो जजेस का पैनल बैठता है, या कहें कि जो शार्क्स बैठते हैं जो लोगों के बिजनेस को जज करते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं और फिर इक्विटी के बदले पैसे देते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। और हम उनके बिजनेस और उनके प्रॉफिट का भी जिक्र इसमें करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये शो अमेरिकी शार्क टैंक का कॉपी है और वहां के शार्क टैंक में केविन हैरिंगटन, डेमन जोन, बरबरा कॉरकोरन, रॉबर्ट हर्जविक, केविन ओलेवरी और मार्क क्यूबन शार्क के तौर पर बैठते हैं। और बात करें उनके बिजनेस की तो वो सब के सब एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑन करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ के शार्क्स की सच्चाई कुछ और है। सबसे लेटेस्ट सीजन 2 की बात करें तो उसमें अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, विनीता सिंह और अमित जैन शार्क्स हैं, जो भारत के बड़े बिजनेसमैन में आते हैं। लेकिन इनकी कंपनी के स्टेट्स कुछ और कह रहे हैं। देखो, पर दूसरे कर रहे हो तो उससे पहले आपको भी तो बिजनेस बनाना पड़ेगा, और सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बड़ा प्रॉफिट भी दिखाना होगा, क्योंकि आप भी लोगों को उनका प्रॉफिट देखकर ही पैसे दे रहे हैं। अब एक एक करके हम सब शार्क्स की कंपनीज की बात करेंगे, उनके नेटवर्थ, उनके टर्नओवर, उनके बिजनेसेस की भी बात करेंगे, उनके प्रॉफिट की भी बात करेंगे कि दूसरों के बिजनेस को जज करने वाले शार्क्स खुद कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखो, अभी जो मैं आंकड़े बताऊंगा या दिखाऊंगा वो सभी इंटरनेट पर अवेलेबल डेटा, न्यूज़पेपर रिसर्च रिपोर्ट्स और बिजनेस मीन के आधार पर हैं। इसमें मैंने अपनी तरफ से खुद कुछ ऐड नहीं किया है। सबसे पहले बात करते हैं हम पीयूष बंसल की, जो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं। इन्होंने 2010 में कंपनी शुरू की थी, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में चश्मे बेचती है। बात करें इनकी कंपनी की तो फिलहाल उसमें इनकी सिर्फ 12.50% हिस्सेदारी है। बाकी 20% सॉफ्ट बैंक का हिस्सा है, 11% प्रेमजी इन्वेस्ट, 9% केदारा कैपिटल, 8% टीआर कैपिटल्स और इसके अलावा कई और लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। लेंसकार्ट की टोटल वैल्यूएशन फिलहाल 37,000 करोड़ है, लेकिन ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 में 102 करोड़ के घाटे में गई है। लेंसकार्ट के बाद अमित जैन की कार देखो की बात कर लेते हैं, क्योंकि अमित जैन हाल ही के सीजन 2 में अश्नीर ग्रोवर की जगह शो में आए थे। कार देखो कारों को खरीदने और बेचने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कुल 246 करोड़ का लॉस किया है। इसके बाद विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक्स है, जो ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। इनकी कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में कुल 21 करोड़ का लॉस किया था और फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुल 75 करोड़ का लॉस किया है। इनके बाद है अनुपम मित्तल, जो शार्क टैंक में सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं, जिन्हें बिजनेस की सबसे ज्यादा समझ है, ऐसा बताया जाता है उन्हीं के साथी शार्क्स के द्वारा। इन्होंने अब तक कई कंपनियां बनाई हैं, कई में इन्वेस्ट किया है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज तक सिर्फ एक ही चल पाई है और वो है शादी.com। आप खुद ही सोचिए कि मुझे भी उन कंपनियों के बारे में इस वीडियो के लिए रिसर्च करते हुए पता चला है कि ये भी इन्हीं की कंपनीज हैं। शादी.com को छोड़कर बाकी को ये भी नहीं चला पाए और शादी.com भी घाटे में है या फायदे में है,
ये किसी को नहीं पता क्योंकि इन्होंने कोई डेटा ही रिवील नहीं किया है। हर्ष गोयनका के एक ट्वीट में हमें पता चला कि शादी.com भी 27 करोड़ के घाटे में गई है। इनके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप की अनन्या पांडे यानी नमिता थापर, जो अपने आप को एमक्योर फार्मा की मालकिन समझती हैं। वो शार्क टैंक में दूसरों की कंपनियों में कमी निकालती हैं, लेकिन इनकी सच्चाई ये है कि इन्होंने कोई कंपनी शुरू नहीं की है। एमक्योर फार्मा इनके पिताजी ने शुरू की थी और अभी तक उसके सीईओ वही हैं। ये तो बस रिप्रेजेंटेटिव हैं। वैसे अभी तक आपको लगता होगा कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में होता है, यहाँ देखो बिजनेस में भी होता है। सबसे बाद में है अमन गुप्ता, जो बोट कंपनी के मालिक हैं। वैसे ये पूरे मालिक नहीं है, कंपनी में इनकी 28.26% हिस्सेदारी है, बाकी 28.26 हिस्सेदारी समीर मेहता की है। और इन दोनों के अलावा 36.48% शेयर साउथ लेक के पास हैं। और इनके अलावा भी कंपनी में कई लोगों के शेयर हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की कुल वैल्यूएशन 2200 करोड़ है और शार्क टैंक इंडिया में ये अकेली कंपनी है जो प्रॉफिट में है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बोट ने 75 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अब इन सब शार्क्स के बारे में जानकर आप समझ ही सकते हैं कि एक तरफ अमेरिका के शार्क्स हैं जो बिलियंस की कंपनी ओन करते हैं और मिलियंस में प्रॉफिट कमाते हैं, तब जाकर वो दूसरों की कंपनीज को जज करते हैं और उनमें कमियां निकालते हैं और उनको पैसे देते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के शार्क्स हैं जिनकी अपनी कंपनी डूबी पड़ी है और वो नेशनल टीवी पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि अच्छी कंपनी कैसे बनाएं और प्रॉफिट कैसे कमाएं। आई होप आपको शार्क टैंक से जुड़ी हर बात समझ आ गई होगी और इसकी सच्चाई भी पता चल गई होगी। वैसे प्रूफ के तौर पर आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।